हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर्स में आज सीएसओ से संबंधित होने वाली बैठकें और उससे हमारे विदेश मंत्री का दौरा, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, शंघाई सहयोग संगठन परिषद, ये शंघाई संगठन सहयोग जो परिषद है, ये मध्य एशिया को ध्यान में रख करके ये अफ़गानिस्तान, ईरान, ये पूरा बेल्ट जो है इससे संबंधित है। यानी उसमें भारत भी शामिल है, उसमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सीएसओ जो शंघाई सहयोग संगठन परिषद है, शंघाई सहयोग संगठन परिषद, ये मध्य एशिया के पास में सबसे पहले यहाँ के विकास, क्षेत्रीय आधार और जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको प्रत्युत्तर करने के चक्कर में इसकी स्थापना किया गया, इसको गठन किया गया। तो इसका जो गठन हुआ 2001 में, और सीएसओ का यानी शंघाई सहयोग संगठन परिषद का जो चार्टर बना, यानी जो वहाँ के नियम और विनियम या कानून बने, वो 2002 में हस्ताक्षरित किए गए। और इसे लागू किया गया 2003 में। यानी सहयोग संगठन परिषद जो है, शंघाई सहयोग संगठन परिषद, इसे एससीओ के रूप में जाना जाता है। इसका गठन जब भी आप पूछेगा तो 2001 में हुआ, इसका चार्टर यानी नियम बना 2002 में, लागू हुआ 2003 में। अब इसमें जो सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य एससीओ में हैं और 4 पर्यवेक्षक हैं। 4 सदस्य पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक का मतलब ये होता है कि वो सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन सदस्य के बराबर भागीदारी इनकी जरूर होती है। उसमें है अफ़गानिस्तान, बेलारूस यूरोपियन कंट्रीज में एकदम रूस से एकदम लगा हुआ पार्ट है, और ईरान, मंगोलिया, यहाँ पे रूस और चाइना के बीच में यहाँ पे मंगोलिया है, यानी रूस और चाइना के बीच में मंगोलिया है। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 और 4 देश पर्यवेक्षक के रूप में हैं। पर्यवेक्षक के रूप में हैं, यानी टोटल जो भागीदारी है 12 सदस्यों की है, सदस्य और पर्यवेक्षक के रूप में। यानी कि 2017 में भारत ने जब पूर्ण सदस्यता
ग्रहण किया तो पाकिस्तान को भी मिला। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जहां भी भारत अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान भी पीछे पीछे झुंझुना लेकर पहुंच जाता है कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। लेकिन चाइना, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट हर जगह करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत को प्रत्युत्तर करने के लिए चाइना वो हर संभव कार्य करता है जिससे कि उसे भारत के विकास को रोका जा सके, भारत की समृद्धि को रोका जा सके। तो इसलिए पाकिस्तान जहाँ जहाँ भारत का स्थान मिलता है वहाँ वहाँ पाकिस्तान कोशिश ज़रूर करता है। वो अलग बात है कि हर जगह पाकिस्तान सफल नहीं होता है, तो यहाँ सफल रहा। यानी ये जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट इंडिया का और एशिया का, जो मध्य एशिया का पार्ट है, उसको लेकर के यह सहयोग पे चर्चा हुई है। और इसमें सदस्य हैं 8 और पर्यवेक्षक हैं 4 सदस्य, यानी कि 8 4 12 सदस्यों की भागीदारी और देशों का भी होता है, लेकिन उन्हें आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पे इन लोगों का जो भागीदारी होता है वो एज ए सदस्य के रूप में होता है, पर्यवेक्षक के रूप में होता है। यह सीओ का गठन 2001 में किया गया था। इसका चार्टर जो 2002 में बना था, इसे लागू 2003 में किया गया था। अब रही बात है चर्चा में क्यों है, ये तो रही इसके बारे में कि CSO क्या चीज़ है। अब चर्चा में होने का क्या कारण है, तो चर्चा में होने का कारण ये है कि अभी हाल ही में 28 जुलाई को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी, आप लोगों को पता है कि हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, एस जयशंकर प्रसाद जी का दौरा हुआ है उज्बेकिस्तान में। कब हुआ है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, इनका दौरा हुआ है उज्बेकिस्तान। यहाँ इनका दौरा इसलिए हुआ है कि आगामी आने वाले 15 से 16 सितंबर को समरकंद में सीओ के राष्ट्राध्यक्षों के बैठक होना है। तो इस पे चर्चा हेतु विदेश मंत्री जी गए हैं। अब यहाँ पे सीधे प्रश्न आपके दिख रहे हैं कि CSO का 2022 में बैठक कहाँ होगा, तो बैठक होगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में कहाँ होगा? होगा समरकंद में। कब होगा? 15 से 16 सितंबर को होगा। राष्ट्राध्यक्षों का बैठक होगा। हमारे विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर प्रसाद हैं। कहाँ का दौरा किए हैं? उज्बेकिस्तान का दौरा किए हैं। कब किए हैं? 28 जुलाई को किए हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न ये सारे हैं कि CSO है क्या, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। CSO क्या है? तो कोई भी वैश्विक संगठन बनता है तो वह सरकारी नहीं होता, सरकारी नहीं होता है। CSO एक अस्थाई, CSO एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। साथियों, अगर कोई भी संगठन अगर सरकारी होता है तो माना जाता है
उसकी कोई एक सीमाएं हैं, कोई एक देश है, उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे सरकारी के रूप में माना जाता है, और यदि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक एनजीओ की भांति होता है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब वही का आकार कई देशों का हो जाए, कई कॉन्टिनेंट एक साथ मिल जाएं, तो उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो एससीओ जो है, एससीओ भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतर गवर्नमेंटल के रूप में है। अंतर सरकारी का मतलब होता है कई देशों को मिला करके कोई भी संगठन बनता है, तो उसे अंतर सरकारी कहते हैं। यानी 2022 में जो एससीओ है, इसका बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया जाएगा। जो राष्ट्राध्यक्षों का बैठक होगा, पूर्वगामी दौरा के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी दौरा किए हैं उज्बेकिस्तान का, इसलिए चर्चा में रहा है। अगला पॉइंट है बाघ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिए, बाघों की संख्या दुगनी हो, दोगुनी की जाए, ये 2010 में ही निर्णय ले लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। - 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहली बार बाघ दिवस मनाया गया था, यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था। और वहीं पे बाघ से संबंधित जहां बाघ पाए जाते हैं 13 देश शामिल हुए, और इन लोगों ने 2022 तक, ये इस बार इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि 2010 में जो निर्णय लिया गया था कि हम 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी कर लेंगे, बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए जो प्रतिबद्धता थी, लक्ष्य था, क्या हम पा गए हैं या नहीं। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, और उसमें 2010 की बातों को दोहराया गया जो सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और बाघों के समक्ष आने वाले खतरों को जागरूक करने के लिए भी यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जागरूकता फैलाना भी एक उद्देश्य होता है। और 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे पहले विश्व बाघ दिवस मनाया गया था, जिसमें बाघ क्षेत्र वाले 13 देश शामिल थे, और इनमें 2022 तक संख्या दोगुनी करने की बात थी। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, यह किस तारीख को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डेट पूछ लेगा तो 29 जुलाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम इसे कब मनाया गया था,
तो सर्वप्रथम इसे 2010 में मनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा कहाँ मनाया गया था पहली बार, तो रूस में मनाया गया था। चौथा क्वेश्चन रूस में पहली बार कहाँ मनाया गया था, तो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया था। पांचवा क्वेश्चन होगा इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बाघों के बचाने हेतु जागरूकता, बाघों के जीवन को सुरक्षित रखने हेतु जागरूकता। पहली बार कितने देश शामिल हुए थे इसमें, 13 देश शामिल हुए थे। बाघों को दुगना करने का लक्ष्य कब रखा गया था, 2010 में 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो साथियों इतने प्रश्न यहाँ पे 6-7 प्रश्न इस तरह के बन सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो नवनिर्वाचित हुए हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने महाराष्ट्र के जनजाति के लिए हर घर ऊर्जा उत्सव मनाया है। हर घर ऊर्जा उत्सव, हर घर ऊर्जा उत्सव यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के गरीब जनता के लिए ऊर्जा देने के लिए, उनको प्रकाशित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यानी कि महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों को फोकस किया गया है। किसको फोकस किया गया है, जनजातीय क्षेत्रों को फोकस किया गया है। हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने हेतु प्रतिबद्धता दिखाई है। और प्रकाश के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य रहा है। अब यहां प्रश्न कैसे आएंगे, देखिए अभी वहां पे ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां की पार्टी पे कुछ ऐसा क्राइसिस हुआ कि मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने महाराष्ट्र में कई प्रकार के गतिविधियां शुरू कर दिया और जनता के हित में कार्य करना प्रारंभ कर दिए। उसी का एक रूप है हर घर उत्सव, ऊर्जा उत्सव। तो यहाँ प्रश्न ये पूछेगा कि हाल ही में हर घर ऊर्जा उत्सव किस राज्य में मनाया गया। किस राज्य में मनाया गया है, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। दूसरा वहां के सीएम पूछ सकते हैं, तो आप एकनाथ शिंदे याद रखिएगा, क्योंकि नए नए सीएम हैं और पहली बार ये सीएम बने हैं, तो हो सकता है प्रश्न पे भी आ जाए। तीसरा प्रश्न होगा कि किस प्रकार के क्षेत्रों को सूचित किया गया है या क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है, तो जनजातीय क्षेत्रों को जो टारगेट किया गया है, लक्षित किया गया है, वो जनजातीय क्षेत्र हैं। और जनजातीय क्षेत्रों में भी किसे स्पेशल ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। तो इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं। अब अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
कालीबेन नदी, कालीबेन नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भी चर्चा में आया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को अस्पताल जाना पड़ा। उन्होंने कालीबेन नदी से 1 गिलास पानी पिया था। अब जो कि वो मुख्यमंत्री हैं तो दिख गया कि हाँ, पानी वहाँ का गंदा हो गया है। नाला के अवशिष्ट, कई अन्य उद्योगों के अपशिष्ट जब नदी में जाएंगे तो नदी का पानी दूषित होगा। अब क्या चर्चा यहाँ पे है कि कालीबेन नदी गंदी है इसलिए चर्चा में है, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण है? तो साथियों, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। माना जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये कालीबेन नदी में नहाया करते थे। कालीबेन नदी में स्नान किया करते थे और इसी नदी का पानी पिया करते थे। इसे वो स्वयं बहुत पवित्र मानते थे। अब जिस समय गुरु नानक जी महाराज इसमें स्नान करते थे, इसका पानी पीते थे, उस समय क्या इतने उद्योग थे? नहीं थे। तो ये पानी साफ था। लेकिन जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, वो धार्मिक मान्यताएं चलती रहती हैं। तो इनकी मान्यताएं आज भी हैं, लेकिन इसमें उद्योगों, नालों और जितने सबके कचरे या अन्य पदार्थ हैं उस नदी में जा करके नदी के पानी को दूषित कर दिया है। अब कालीबेन नदी के पानी अब वहाँ के मुख्यमंत्री ने पी लिया तो वो अस्पताल चले गए, इसलिए चर्चा में आ गया। लेकिन ऐसे कई भारत की नदियाँ हैं जो दूषित हो चुकी हैं और उसे सुरक्षित करने का दायित्व सरकार का भी है और जनता के जागरूकता का भी है। जनता को भी समझना चाहिए कि हमें अपनी नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये है कहाँ? तो ये पंजाब में है। पंजाब में सुल्तानपुर लोधी में सुल्तानपुर लोधी में बहती है और ब्यास में मिल जाती है। अब सोचिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न ये आएंगे कि कालीबेन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास की सहायक नदी है। कहाँ पे बहती है, किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में बहती है। पंजाब राज्य में कहाँ बहती है? सुल्तानपुर लोधी में बहती है। हाल ही में क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री पंजाब, भगवंत मान सिंह 1 गिलास पानी पिए और वो हॉस्पिटल चले गए। ये चर्चा में नहीं होगा। चर्चा में ये होगा कि ये पवित्र क्यों मानी जाती है। तो क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहली बार इसी में स्नान करते थे
और पानी ही पीते थे, क्योंकि काली वेल नदी को वो पवित्र मानते थे, और जब वो पानी पीते थे तो पानी स्वच्छ रहता था और इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती थी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोगों के आसपास अगर नदी हैं या कोई अन्य जल संसाधन हैं तो वहाँ के कचरों से उनको सुरक्षित कीजिए, और उसे सुरक्षित करने का, साफ़ सुथरा करने का दायित्व केवल सरकार पे न छोड़ करके हम सभी नागरिकों का भी दायित्व होता है कि हम उसे साफ़ सुथरा रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पानी मिल सके और हम लोगों के लिए भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सके। और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।